माफिया किंग राघव लल्लन के अड्डे पर आया और उसके सामने बंदूक रखकर बोला, छोड़ दे सारी लड़कियों को, नहीं तो तेरी जान जाएगी। तभी लल्लन ने अपनी गाड़ी से एक लड़की के बाल पकड़कर बाहर निकाला और उसे राघव की तरफ धकेल दिया। राघव उस लड़की का चेहरा देख दंग होकर उसकी नीली आंखों में खो गया। तभी लल्लन ने उस लड़की पर गोली चला दी और भाग निकला। खून से लथपथ लड़की को राघव अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए भागा। खुशी के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद उसके चाचा चाची ने उसे 20 लाख रुपए में लल्लन को बेच दिया। हॉस्पिटल में खुशी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। तो वहीं राघव खुद से बोला, मेरा दिल कह रहा है तुम वही हो। क्या राघव का खुशी से कोई पुराना नाता था? क्या खुशी जिंदगी के लिए मौत से लड़ जा पाएगी? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राघव जैसे ही काका की बात सुनता है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो वहीं बाहर से निकल जाता है। बाहर आके वो साजन से कहता है, काका की सिक्योरिटी बढ़ा दो। इतना बोल वो तेजी से निकल जाता है। वो हॉस्पिटल के बाहर आकर अपनी कार के बैक सीट पर बैठ जाता है। वहीं साजन आगे उसके साथ पिचकू बैठ जाते हैं। साजन कार स्टार्ट करता है तो राघव कड़क आवाज में बोलता है, उस्मान। राघव की बात सुनकर साजन कार की स्पीड बढ़ा देता है। वहीं पिचकू अपने आदमियों को तैयार रहने बोलता है। वहीं दूसरी तरफ एक बंद कमरे में खुशी को चेयर पर बांध के रखा गया था। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ खुशी के ऊपर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी में खुशी का चेहरा दिख रहा था। खुशी के हाथ चेयर से बंधे हुए थे और उसकी आंखें बंद थी। वहीं उसके मुंह पर एक टेप लगी हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस आदमी के ठीक पीछे एक और आदमी खड़ा था। पहला वाला आदमी बोला, काली, किसी को पता तो नहीं चला कि ये यहाँ है? काली ने जवाब दिया, नहीं, किसी को शक भी नहीं होगा कि ये लड़की हमारे पास है। पहला आदमी बस अपना सिर हिला देता है और दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। यहाँ राघव की कार उस्मान के ठिकाने पर पहुंचती है। राघव अपनी गन लोड करके कार से उतरता है और अंदर जाने लगता है। उसे रोकने के लिए आदमी आते हैं। राघव सबको बिना देरी किए गन से शूट कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था और उसी गुस्से में उसकी आंखें लाल थी। राघव सबको शूट करते हुए अंदर जाता है। उसके साथ साजन, पिचकू और उसके और आदमी भी थे। वो सब अंदर आते हैं तो सामने उस्मान खड़ा था और उसके आसपास बहुत से आदमी खड़े थे जिनके हाथ में गन्स थी। उस्मान राघव के सामने गन लेके खड़ा था। वो इससे पहले राघव को कुछ बोलता, राघव और उसके आदमी उस्मान के सारी आदमियों पर बिना सोचे समझे गोली चला देते हैं। ये सब इतने जल्दी में होता है कि उस्मान को कुछ भी समझ नहीं आता। अब उसके सामने सिर्फ उसके आदमियों की लाशें पड़ी थी। ये सब देखकर उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। वहीं वो जैसे ही अपना सिर ऊपर करके देखता है तो राघव किसी डेविल के जैसे दिख रहा था और उसे देखकर उस्मान कांप जाता है। वहीं राघव उन लाशों पर पैर रखकर उस्मान की तरफ बढ़ने लगता है। राघव उस्मान के माथे के बीचों बीच गन रखकर दांत पीसते हुए बोलता है, अगर मेरे 3 गिनते तक तूने खुशी कहाँ है ये नहीं बताया तो ये गन से निकली गोली तेरे भेजे के आर पार चले जाएगी और तू नरक में। राघव की बात सुनकर उस्मान की हालत खराब होने लगती है। उस्मान डरते हुए कहता है, देख राघव। उसकी बात को इग्नोर कर राघव कहता है, 1। उस्मान कहता है, राघव मेरी बात। 2। उस्मान कहता है, वो राघव। 3। इतना बोलकर राघव ट्रिगर दबाने वाला होता है कि तभी उस्मान जल्दी से बोलता है, खुशी मेरे पास नहीं है। उस्मान की बात सुनकर राघव हैरान होकर उसे देखता है। राघव को रुका हुआ देख उस्मान गहरी सांसें छोड़ के कहता है,
मैंने प्लान जरूर बनाया था उसे किडनैप करने का। यहाँ तक कि मैंने ही तेरे घर पर तेरे एक्सीडेंट का कॉल करवाया था, पर हमारे खुशी तक पहुँचने से पहले ही कोई खुशी को किडनैप कर लिया। उस्मान की बात सुनकर राघव शॉक्ड हो गया। वहीं साजन और पिचकू भी हैरान थे। पिचकू राघव से बोला, भाई ये जरूर झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि मैंने पता कराया है ये खुशी को किडनैप करने का प्लान बना रहा था। पिचकू की बात सुनकर राघव एक बार फिर गुस्से से उस्मान को देखता है तो उस्मान डरते हुए कहता है, अरे मैं सच बोल रहा हूँ राघव, तू चाहे मुझे जान से मार दे, पर ये सच है कि खुशी मेरे पास नहीं है। उस्मान की बात सुनकर राघव को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी राघव को कुछ याद आता है। राघव उस्मान से कहता है, तुझे खुशी क्यों चाहिए थी? तू इतना उसके पीछे क्यों पड़ा था? राघव का सवाल सुनकर उस्मान अपना थूक गटकते हुए कहता है, वो एक आदमी है, खुशी उसको चाहिए। राघव ने अपनी भवें उचकाते हुए कहा, कौन है वो आदमी? उस्मान ने कहा, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, पर उसे खुशी चाहिए हर कीमत पर। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसने मुझे पूरे 25 करोड़ दिए थे खुशी को उसके पास लाने के लिए। उस्मान की बात सुनकर राघव का दिमाग खराब हो रहा था। वो उस्मान को गले से पकड़कर बोला, क्या उसी आदमी ने खुशी को किडनैप किया है? उस्मान अपना गला छुड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं। राघव कहता है, तुझे कैसे पता? उस्मान ने कहा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसका फोन आया था। वो मुझसे खुशी कब मिलेगी पूछ रहा था। उस्मान की बात सुनकर राघव उसे झटके से छोड़ देता है। उस्मान नीचे गिरकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। राघव वहां से जाने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद अचानक राघव रुक जाता है। राघव पीछे पलटकर उस्मान को देखता है जो अभी खड़ा हो रहा था। राघव फिर से गन उसकी तरफ कर देता है। अपने तरफ गन को देखकर उस्मान डरते हुए कहता है, अरे मैंने सब तो बता दिया, अब क्या हुआ? राघव कोल्डली कहता है, तूने मेरी सोना को किडनैप करने के बारे में सोचा भी कैसे? इतना बोल के वो गोली चला देता है। गोली सीधा उस्मान के माथे के बीचों बीच लगती है और उस्मान अपनी जगह पर ढेर हो जाता है। राघव अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है। राघव कार में बैठता है तो साजन कार आगे बढ़ा देता है। साजन राघव से कहता है, भाई अब कहाँ? इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। वहीं साजन के इस सवाल का जवाब तो राघव के पास भी नहीं था। राघव साजन को एक जगह कार रोकने को कहता है। साजन एक शांत जगह पर कार रोक देता है। राघव कार से उतर के बाहर आता है। राघव खाली सड़क को देखता है। राघव अपना सिर पकड़कर वहीं सड़क के किनारे बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुशी को कहाँ ढूंढे। साजन और पिचकू ने अपने सारे आदमियों को खुशी को ढूंढने के लिए भेज दिया था। दूसरी तरफ एक बंद कमरे में खुशी को एक चेयर पर बांध के रखा गया था। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ खुशी के ऊपर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में खुशी का चेहरा दिख रहा था। खुशी के हाथ चेयर से बंधे हुए थे और उसकी आंखें बंद थी। वहीं उसके मुंह पर एक टेप लगी हुई थी। तभी खुशी को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलकर वो अपने आप को अनजान जगह पर देखकर घबरा जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसे बांध कर रखा गया है और उसके मुंह पर टेप लगी हुई है। खुशी जल्दी जल्दी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। खुशी जब छूटने की कोशिश करती है तो चेयर से आवाजें होने लगती है, जिस वजह से बाहर खड़े आदमी कमरे के अंदर आ जाते हैं। जब उसने देखा कि खुशी को होश आ गया है तो उसने जल्दी से अपने एक आदमी से कहा, जाओ जाकर बॉस को बोलो लड़की को होश आ गया है। उसकी बात सुनकर वो आदमी चला जाता है। कुछ देर में एक आदमी अंदर आता है। वो खुशी को होश में देखकर उसके पास जाता है। वहीं खुशी को अंधेरे की वजह से वो आदमी नहीं दिख रहा था। तभी वो आदमी उसके पास आकर बोला, राघव इसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है, उसने उस्मान को भी मार दिया। इतना बोलकर वो खुशी के और करीब आ जाता है। अब रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसका चेहरा देखकर
खुशी की आंखें बड़ी हो गई। वहीं उसने नफरत से खुशी के चेहरे को पकड़ा और बोला, तुझे अपने पास रख के राघव को सबक सिखाऊंगा। उसने बहुत नुकसान किया है। अब सारे हिसाब करूंगा और तुझसे भी हिसाब करना है। ये सब बोलते वक्त उसकी पकड़ खुशी के चेहरे पर और कसती जा रही थी और उसकी आंखों में बदला लेने का जुनून साफ दिख रहा था। अपनी बात बोलकर वो खुशी का चेहरा झटक देता है। वहीं उसकी बातें सुनकर खुशी की आंखें आंसू से भर जाती है। यहाँ राघव अभी ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी उसका मोबाइल बजता है। मोबाइल की आवाज से उसका ध्यान टूटता है। राघव मोबाइल निकालकर देखता है तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। राघव पहले कॉल कट कर देता है तो दोबारा उसका मोबाइल बजता है। राघव कट करने वाला ही होता है कि कुछ सोचकर कॉल उठा लेता है। राघव कॉल पर बोला, हेलो। सामने से आदमी ने कहा, अपनी महबूबा को ढूंढ रहे हो? उस आदमी की बात सुनकर राघव के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। राघव कठोरता से कहता है, कौन बोल रहा है? आदमी हंसते हुए बोला, मैं वही हूं जिसके पास तेरी महबूबा है। उस आदमी की बात सुनकर राघव ने गुस्से से दांत भींचते हुए पूछा, खुशी कहाँ है? आदमी ने आगे कहा, अगर उसे सही सलामत देखना चाहता है तो एक एड्रेस भेज रहा हूँ, आ जा उस एड्रेस पर, अकेले आना, समझा? इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वहीं राघव हेलो हेलो यही करता रह जाता है। तभी साजन उसके पास आके कहता है, क्या हुआ भाई? राघव उसे बस एक नजर देखता है। कुछ पल बाद ही राघव के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। राघव समझ जाता है कि एड्रेस आ गया है। राघव सबको देखकर बोला, तुम सब वापस घर चले जाओ। इतना बोलकर वो साजन से चाबी लेके कार में बैठकर निकल जाता है। साजन और पिचकू बस उसे जाते हुए देखते ही रह जाते हैं। यहाँ राघव कार फुल स्पीड में भगाकर उस एड्रेस पर पहुंचता है। राघव सामने देखता है तो बड़ा सा गोदाम था। राघव यहाँ वहाँ देख अपनी गन लेके कार से नीचे उतरकर आगे बढ़ता है। राघव जैसे ही अंदर जाता है, कुछ आदमी आके उसे घेर लेते हैं। राघव उन सबको एक नजर देखता है। वहीं सारे आदमी राघव पर टूट पड़ते हैं, पर राघव एक एक करके सबको धूल चटा देता है। तभी एक जोरदार आवाज आती है। राघव रुककर पलटकर देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। उसके सामने रोशन खड़ा था, जिसके हाथ में गन थी और वो गन की पॉइंट उसके बगल में खड़ी खुशी के ऊपर थी, जिसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगी हुई थी। राघव हैरान था। उसने सोचा तक नहीं था कि खुशी की किडनैपिंग करने वाला रोशन हो सकता है। राघव को हैरान देखकर रोशन ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? सोचा नहीं था कि मैं खुशी को किडनैप करूंगा? इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और खुशी के मुंह से टेप निकाल देता है। खुशी टेप निकालने के बाद हाँफने लगती है। वहीं रोशन अपने आदमियों को राघव को पकड़ने के लिए कहता है। रोशन के सारे आदमी राघव को घेर कर पकड़ लेते हैं, पर राघव की नजर बस खुशी पर ही थी। रोशन खुशी की तरफ गन पॉइंट करके राघव से बोला, मैं जब इसे लेने आया था तब तेरा इसके साथ लगाव देखकर समझ गया था कि तुझे भी इश्क की बीमारी लग गई है। फिर थोड़ा रुककर वो आगे बोलता है, मुझे तुझसे बदला लेना था। तूने मेरे सारे धंधे बंद करवाए थे। तेरी वजह से मुझे उस उस्मान के लिए काम करना पड़ा। इतना बोल के वो खुशी के पास जाके उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर बोलता है, और इससे भी तो अपने हिसाब बराबर करना है मुझे। इससे अपना बनाना चाहता था, पर नहीं मानी साली। मैंने सोचा इसके चाचा चाची को बोलकर इसे उस्मान को बेचने का नाटक करके बाद में इसे अपने पास रखूंगा, पर उस्मान ने तो इसे खरीद के मुझे वापस करने से मना कर दिया। इतना बोल के वो उसका गाल छोड़ देता है। फिर राघव को देखकर वो आगे बोला, जब मुझे पता चला कि ये तेरे साथ है, मेरे तन बदन में आग लग गई। इसीलिए मैंने मेरा एक आदमी तेरे घर भेज दिया था। वो मुझे सारी बातें बताता, फोटोज भेजता, और तुम दोनों को करीब देख के मैं पागल हो रहा था। फिर मुझे पता चला उस्मान को भी यही चाहिए, और वो
इसे उठाने वाला है। इतना बोल के वो हंसने लगता है और बोलता है, बेवकूफ, मैंने उसका प्लान पता किया और उस्मान से पहले मैंने खुशी को उठा लिया। इतना बोलकर वो राघव के पास आके कहता है, अब तुझे, और खुशी की तरफ इशारा करके कहता है, उससे दोनों से बदला लूंगा। जानता है कैसे? फिर खुशी के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ इतना जोरदार था कि खुशी सीधा जमीन पर गिर जाती है और उसके होंठ के किनारे से खून निकलने लगता है। वहीं खुशी को थप्पड़ पड़ते ही राघव जोर से रोशन का नाम चिल्लाता है। वहीं रोशन के आदमियों ने उसे कस के पकड़ रखा था और राघव उससे छूटने की कोशिश कर रहा था। रोशन हंसते हुए कहता है, बचपन में एक कहानी सुनी थी, राजा की जान उसके तोते में बसती है, आज देख भी लिया। इतना बोल के वो नीचे गिरी हुई खुशी के पास बैठ जाता है और उसके बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर करता है। खुशी का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसके गाल पर रोशन के 5 उंगलियों की निशान छप गई थी। वहीं रोशन खुशी के बालों को पकड़कर बोलता है, देख, इसे मारा तो तू तड़प गया, क्या मजा आया तुझे तड़पता देखकर। उसके इतना बोलते ही वो खुशी के चेहरे पर गन घुमा के बोलता है, तेरे साथ बस सोना चाहता था, तो उस दिन तूने मेरा सिर फोड़ा था, उसका बदला आज लूंगा। इतना बोल वो खुशी के बाल छोड़ देता है। वहीं उसकी बात सुनकर खुशी डर जाती है और राघव की गुस्से से नसें चढ़ जाती है। रोशन मुस्कुरा के एक लकड़ी का डंडा उठा लेता है। उस डंडे को देखकर खुशी सहम जाती है। रोशन उस डंडे को लेके राघव के पास आता है और उसके सिर में मार देता है। राघव को मार पड़ते ही खुशी जोर से चिल्लाती है, नहीं! वही डंडा राघव के सिर पर लगते ही राघव के सिर से खून निकलने लगता है, पर राघव पूरा होश में था। रोशन हंसते हुए बोला, देखा क्या जादू है इश्क का, खुद को मार पड़ते वक्त दोनों के मुंह से आवाजें नहीं निकलती। वही अगर लड़की को मारो तो लड़का चीखता है और लड़के को मारो तो लड़की चीखती है। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। रोशन फिर से खुशी के पास जाता है और उसके चेहरे पर उंगली फेर के बोलता है, अब एक रास्ता जिससे दोनों को दर्द मिलेगा, यहाँ तेरा जिस्म और वहां उसका दिल। इतना बोल वो हवस भरी निगाह से खुशी के बदन को देखने लगता है। उसकी बात सुनकर खुशी डर जाती है और वो कांपने लगती है। रोशन हंसते हुए खुशी को छूने के लिए आगे बढ़ता है। खुशी डरते हुए पीछे जाती है। इस वक्त उसके हाथ भी बंधे हुए थे और वो नीचे सरकते हुए पीछे जा रही थी। खुशी को पीछे जाते देख रोशन के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। वहीं खुशी रोते हुए नहीं बोलकर पीछे हटती जाती है। आखिर में खुशी एक दीवार से लग जाती है। रोशन हंसते हुए फिर कहता है, अब कहाँ जाओगी? इतना बोल वो अपना हाथ खुशी के चेहरे को छूने के लिए आगे करता है। वहीं खुशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले रोशन खुशी के चेहरे को छू पाता, एक गोली आके सीधा उसके हाथ पर लग जाती है। गोली चलने की आवाज से खुशी अपनी आंखें खोल लेती है तो रोशन के हाथ में गोली लगी थी। खुशी अपना चेहरा घुमा के देखती है तो राघव अपने हाथ में गन लिए खड़ा था। उसके कंधे तक आ रहे बाल जो हमेशा जूड़े में होते थे वो आज खुल गए थे, तो वही उसके सिर से खून निकलकर उसके आंखों से टपक रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ दिख रहा था। राघव की गोली चलाने से रोशन शॉक्ड था। वो अपना हाथ पकड़कर कराहते हुए अपने आदमियों से कहता है, तुम सबको क्या सांप सूंघ गया? पकड़ो उसे। रोशन के इतना बोलते ही उसके सारे आदमी होश में आके राघव को पकड़ने लगते हैं, पर इससे पहले वो राघव को पकड़ पाते, एक एक करके सारे आदमियों पर गोली चलती है और वो सब जमीन पर ढेर हो जाते हैं। रोशन शॉक्ड होकर देखता है तो दरवाजे से पिचकू और साजन अपने आदमियों के साथ अंदर आ रहे थे। रोशन अभी भी शॉक्ड था ये सब देखकर। तभी राघव चलते हुए उसके पास आता है। राघव ठीक रोशन के सामने खड़ा हो जाता है। राघव उसका गला पकड़कर उसे दीवार से ऊपर उठा देता है।
राघव की आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। राघव दांत भींचते हुए बोला, मेरी महबूबा को छुएगा, उसे दर्द देगा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। इतना बोल उसका गला और जोर से दबा देता है। रोशन अब सांस नहीं ले पा रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। रोशन की आंखें बंद होने लगती है तो राघव उसे छोड़ देता है। रोशन सीधा जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से खांसने लगता है। यहाँ साजन और पिचकू ने रोशन के सारे आदमियों को खत्म कर दिया था। वहीं रोशन की सांसें थोड़ी अच्छी होती है तो राघव उसके पेट पर एक लात दे मारता है, जिससे रोशन की चीख निकल जाती है। पर उसका ये दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था कि राघव वही डंडा लेता है जिससे उसे मारा था। राघव वो डंडा लेके आता है। उसके दिमाग में उसे खुशी की बताई हुई बातें घूम रही थी। जब खुशी को लेने उसके चाचा चाची आए थे तब खुशी ने राघव को अपने जख्म और निशान दिखाकर सब बताया था। और उसके जाने के बाद राघव खुशी के पास आया था और उससे पूछा था कि वो रोशन के नाम पर कांप क्यों जाती है। तब खुशी ने उसे बताया था कि रोशन ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और वो नहीं मानी तो घर वालों से उसे मार खिलाई थी, जिस वजह से उसके चाचा चाची उसे और मारते थे। राघव को सब याद आते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। राघव खुशी की बात याद करते हुए रोशन के पास जाता है। उसे याद आता है कि बस बताते हुए खुशी किस तरह कांप रही थी। राघव रोशन के पास पहुंचकर रोशन के पैरों के बीच उसके प्राइवेट जगह पर वो डंडा जोर से मारता है। राघव के ऐसा करते ही रोशन की चीख उस जगह में घूम जाती है। वहीं दीवार से लगी बैठी खुशी ये सब देखकर अपनी आंखें बंद करके अपने कानों पर हाथ रख लेती है। राघव रोशन को देखता है जो दर्द से बिलख रहा था। फिर उसकी नजर खुशी पर जाती है तो वो डंडा फेंक साजन को कुछ इशारा करता है और खुद खुशी की तरफ बढ़ जाता है। साजन अपने आदमियों को बोल रोशन को वहां से लेके जाने के लिए कहता है। वहीं राघव खुशी के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। राघव के हाथ रखते ही खुशी अपनी आंखें खोल लेती है। अपने सामने राघव को देख खुशी जल्दी से उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। राघव भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। राघव खुशी को शांत कराते हुए सबसे पहले उसके बंधे हुए हाथ खोलता है, फिर उसके चेहरे को थाम कर कहता है, तुम ठीक हो ना? खुशी बस अपना सिर हिला देती है। खुशी की नज़र राघव के माथे से बह रहे खून पर जाती है तो खुशी परेशान हो जाती है। खुशी अपने दुपट्टे से उसके खून को रोकने की कोशिश करती है तो राघव खुशी को अपनी बाहों में उठाकर वहां से बाहर निकल जाता है। राघव खुशी को अपनी बाहों में उठाकर जब बाहर आता है तो कार के पास ही उसे साजन और पिचकू दिखते हैं। राघव खुशी को कार में लेके बैठ जाता है। साजन भी ड्राइविंग सीट पर और पिचकू उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। साजन राघव को देखता है जो खुशी को अपनी गोद में लिए बैठा था और खुशी उसके सीने में सिर घुसाए सुबक रही थी। वहीं राघव के सिर पर भी चोट लगी थी और अभी भी खून बह रहा था। वहीं खुशी अपने दुपट्टे से उसके सिर से खून रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। साजन ने कार स्टार्ट की और जल्दी से घर जाने वाले रोड पर कार दौड़ा दी। यहाँ राघव और खुशी एक दूसरे की बाहों में कैद थे। वहीं पिचकू ने डॉक्टर को कॉल करके घर पर बुला लिया। 1 घंटे बाद साजन ने कार राघव के घर के सामने रोकी। कार रुकते ही साजन जल्दी से बाहर निकला और बैक सीट का डोर खोलकर राघव को संभाल के उतारा। वहीं पिचकू ने आगे बढ़कर खुशी को उतारा। फिर दोनों को लेके साजन और पिचकू घर के अंदर चले गए। राघव और खुशी दोनों को राघव के कमरे के बेड पर लिटा दिया। तभी डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने पहले राघव के सिर पर लगी हुई चोट को साफ करके ड्रेसिंग की। उसकी चोट गहरी नहीं थी। वहीं खुशी को भी ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर उसे बुखार हुआ था। डॉक्टर ने दोनों को एक एक इंजेक्शन लगाया ताकि दोनों को आराम मिल सके। डॉक्टर अपना काम करके चले गए। वहीं साजन ने एक नजर बेड पर सो रहे राघव और खुशी को देखा, फिर पिचकू के साथ कमरे से बाहर आ गए। आधी रात का वक्त। राघव की नींद अचानक खुलती है।
वो अपने बेड पर उठ के बैठ जाता है, लाइट चालू कर अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसकी नजर उसके साइड में सो रही खुशी पर जाती है। खुशी को देखकर राघव राहत की सांस लेता है, फिर खुशी की तरफ करवट बदलकर उसे देखने लगता है। खुशी गहरी नींद में थी और उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। राघव अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाता है। खुशी के चेहरे से बाल हटते ही राघव के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसके गाल पर रोशन की उंगलियों के निशान अभी भी थे, जिसे देखकर राघव की आंखों में गुस्सा भर जाता है। पर अगले ही पल उसका चेहरा शांत हो जाता है, क्योंकि खुशी ने अब राघव को कडल कर लिया था। खुशी की इस हरकत से राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। राघव ने अपना सिर झुकाकर खुशी को देखा, जो उसके सीने में अपना पूरा सिर घुसाने की कोशिश कर रही थी। राघव उसकी हरकत देख मुस्कुरा दिया। फिर उसने खुशी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल पर एक लाइट किस कर अपनी आंखें बंद कर ली। राघव के सोने के कुछ देर बाद खुशी की नींद खुलती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसे किसी ने अपनी बाहों में पकड़ रखा है। खुशी पहले थोड़ा घबरा जाती है, फिर अपना सिर उठा के देखती है तो उसके सामने राघव का हैंडसम चेहरा था। खुशी देखती है कि कैसे राघव ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा है और खुद खुशी ने भी उसे वैसे ही पकड़ रखा है। खुशी इतने दिनों से राघव के साथ थी, यहाँ तक कि वो कई दिन उसके कमरे में उसके साथ भी रही, पर राघव ने कभी उसके करीब जाने की या उसे छूने की कोशिश नहीं की थी। इसीलिए खुशी को आज राघव को इतना करीब देखकर बहुत अच्छा लगता है। खुशी राघव के माथे पर किस करके उसके सीने पर सिर रखकर वापस सो जाती है। राघव भी उसे कमर से पकड़ लेता है। आज दोनों को अलग ही सुकून मिल रहा था। दूसरी तरफ एक बड़े से बंगले में बड़े से हॉल में सोफे पर एक लड़का बैठा हुआ था। उसकी उम्र यही कुछ 29 साल की होगी। गोल चेहरा, भूरी आंखें, लंबी नाक, परफेक्ट फेशियल फीचर, दिखने में किसी फिल्म का हीरो लग रहा था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक जींस पहनी हुई थी। उसके एक हाथ में जलती हुई सिगरेट थी तो दूसरे हाथ में एक ग्लास था जिसमें वाइन भरी हुई थी। वो ध्यान से अपने सामने खड़ी आदमी को बातें सुना रहा था। उस आदमी की बातें सुन के वो लड़का कहता है, मुंबई चलने की तैयारी करो, मैं कल ही मुंबई जाऊंगा। उसकी आवाज में बहुत कर्कश था, जिसे सामने वाला सुनकर घबरा गया और ओके बोलकर चले गया। वहीं लड़के ने अपनी सिगरेट ऐश ट्रे में बुझा दी, फिर अपना मोबाइल निकालकर उसमें एक तस्वीर देखने लगा और वाइन का एक सिप लेकर बोला, मैं आ रहा हूँ, जल्दी ही तुम मेरे पास होगी। अगला दिन सुबह का वक्त, राघव की नींद खुलती है। राघव की आंखें खुलते ही उसे अपने सीने पर भार महसूस होता है। राघव सिर झुका के देखता है तो खुशी उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। उसे देखकर राघव के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। राघव खुशी का सिर अपने सीने से हटाकर तकिए पर रख देता है, फिर उसके माथे को चूमकर बेड से उतरकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद राघव वापस आता है तो खुशी अब भी आराम से सो रही थी। खुशी को एक नजर देखकर राघव नीचे चला जाता है। राघव नीचे आके देखता है तो साजन वहीं बैठा हुआ था। राघव को देखकर साजन जल्दी से खड़ा हो जाता है। राघव सोफे पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही साजन बोलता है, भाई अब आप ठीक हो? राघव साजन को देखकर बस अपना सिर हिला देता है। राघव साजन से कहता है, पिचकू कहाँ है? साजन कहता है, भाई मैंने उसे काम से बाहर भेजा है, आता ही होगा। राघव बस अपना सिर हिला देता है। कमरे में खुशी की नींद खुलती है तो वो खुद को बेड पर अकेला पाती है। खुशी बेड से उठकर यहाँ वहाँ देखती है, तभी उसे रात को राघव की बाहों में सोना याद आता है, जिस वजह से उसके गाल लाल हो जाते हैं। उसके बाद वॉशरूम में जाके वो फ्रेश होती है। उसके बाद अपने कमरे में चली जाती है। खुशी अपने कमरे में आकर सीधा नहाने जाती है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आती है तो उसे सामने राघव दिख जाता है। राघव खुशी को देखकर अपने पास बुलाता है। खुशी उसके पास जाकर बैठ जाती है तो राघव उसे देखकर कहता है, तबीयत कैसी है तुम्हारी? खुशी उसे देखकर कहती है,
ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। राघव खुशी को देखकर कहता है, मैं ठीक हूँ। खुशी कुछ नहीं कहती, वो बस अपना सिर हिला देती है। तभी साजन वहां आता है। साजन राघव से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, भाई वो बाबा ने किसी को भेजा है और कहा है कि आप उनसे मिल लें। साजन की बात सुनकर राघव के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। मुंबई एयरपोर्ट। एक प्राइवेट जेट लैंड होता है और उसमें से वही 29 साल का लड़का बाहर आता है। उसने ब्लैक टैक्सीडो पहनी हुई थी। जेट से उतरकर उसने अपनी कठोर नजर चारों तरफ घुमाई और अपने गॉगल पहनकर एयरपोर्ट से बाहर निकला। उसके पीछे उसका असिस्टेंट भी था। एयरपोर्ट से बाहर आते ही उसके सामने 5 गाड़ियां खड़ी थी, जिसमें से एक आदमी बाहर आया और बोला, आलेख सर, हम वो। इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि आलेख ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया था। आलेख अपने असिस्टेंट के साथ बीच वाली कार के बैक सीट पर जाके बैठ गया। आलेख के जाते ही उस आदमी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और वो भी कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके बगल में आलेख का असिस्टेंट रोहन बैठा हुआ था। उस आदमी ने आलेख को देखा और बोला, सर कहाँ? आलेख अपने मोबाइल में देखते हुए, अड्डे पर, और उसे भी बुलाओ। आलेख की बात सुन आदमी ने कार स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में आलेख की कार एक बड़े से बंगले के आगे रुकी। आलेख अपने साइड का दरवाजा खोल सीधा अंदर की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे उसका असिस्टेंट रोहन भी लगभग भागते हुए गया। यहाँ खड़े उस आदमी ने अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल लगाया और बोला, आलेख सर आ गए हैं, राघव सर को भेज दो। उसकी बात सुनकर साजन एक नजर अपने सामने बैठे राघव को देखता है, फिर बोलता है, भाई कुछ देर में आ जाएंगे। इतना बोल दोनों कॉल कट कर देते हैं। राघव की कार एक बड़े बंगले के सामने रुकती है। राघव कार से उतर के यहाँ वहां देखने लगता है। राघव ने व्हाइट कलर का सूट पहन रखा था। उसने अपने आंखों पर शेड लगाए थे और अपने लंबे बालों का पीछे बन बनाया हुआ था। राघव कार से बाहर निकलकर ऐसे ही खड़ा रहा। फिर उसने अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर मुंह में रख दी। तभी उसके साइड में खड़े साजन ने जल्दी से उसकी सिगरेट जला दी। राघव ने कश लिया और आगे बढ़ गया। उसके पीछे साजन भी आता है। राघव बंगले के अंदर आता है तो उसे सामने हॉल के सोफे पर बैठा हुआ आलेख दिखता है, जो ब्लैक सूट पहने सोफे पर बैठा सिगार पी रहा था। राघव ठीक उसके सामने जाकर बैठ जाता है और साजन राघव के पीछे खड़ा हो जाता है। आलेख राघव को नहीं देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। राघव भी कुछ नहीं बोलता है। वो अपनी सिगरेट खत्म कर उसे एश ट्रे में बुझा देता है। आलेख भी अपनी सिगार खत्म कर देता है। आलेख राघव को देखने लगता है और उसे देख ही रहा था। आलेख कहता है, मुझे यहाँ बाबा ने भेजा है। वो एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसे ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट वो तुम्हें देना चाहते हैं। इतना बोल वो अपने पॉकेट से एक तस्वीर निकालकर राघव के सामने टेबल पर रख देता है। इस लड़की को ढूंढना है। राघव जैसे ही उस तस्वीर को देखता है शॉक्ड हो जाता है। राघव के पीछे खड़े साजन का भी यही हाल था। वो भी टेबल पर रखी हुई खुशी की तस्वीर को देखकर शॉक्ड था। आलेख आगे बोलता है, पहले मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट उस्मान को दिया था, पर अब तो वो मर गया और उसने मरने तक मुझे लड़की के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी थी। लड़की मुंबई में ही है, उम्र यही कोई 22 साल होगी, किसी बड़े आदमी के घर में है। तुम्हें उसे सही सलामत मेरे पास लाना है। ध्यान रहे उसे एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। फिर खुशी की तस्वीर को प्यार से देखते हुए वो कहता है, मेरे लिए बहुत खास है वो, कब से उसका इंतजार कर रहा हूं। आलेख की बातें सुन राघव का तो दिमाग घूम गया। वहीं उसे खुशी की तस्वीर को इतने प्यार से देखता हुआ पाकर उसे आलेख पर गुस्सा आ रहा था, जिसे काबू करने के लिए उसने अपनी मुट्ठियां बांध ली। राघव बिना कुछ बोले टेबल पर रखी खुशी की तस्वीर उठा के जाने लगता है। तभी उसे आलेख की आवाज सुनाई देती है, तुमने उस्मान को क्यों मारा?
आलेख का सवाल सुनकर राघव रुक जाता है, पर बिना पलटे आलेख से वो कहता है, उसने मेरी सबसे प्यारी चीज मुझसे छीनने की कोशिश की थी। इतना बोल वो बिना आलेख की आगे बात सुने वहां से निकल जाता है। उसके पीछे साजन भी आकर कार में बैठ जाता है। राघव कार के बैक सीट में बैठा अपने हाथ में रखी खुशी की तस्वीर को देख रहा था और उसके कान में आलेख की बातें गूंज रही थी। सब सोच के राघव का तो दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा था। उसने सीट से सिर लगा के अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें बंद होते ही उसे खुशी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। साजन भी राघव को देख रहा था। वो राघव की हालत समझ रहा था। साजन ने कार राघव के घर के सामने रोकी और राघव को आवाज दी। राघव ने अपनी आंखें खोली और कार से उतर के घर के अंदर की तरफ बढ़ गया। घर के अंदर आते ही राघव ने एक नजर पूरे घर पर घुमाई और खुशी को आवाज लगाई, सोना, सोना। राघव की आवाज सुनकर खुशी किचन से निकलकर उसके पास आती है और बोलती है, जी कहिए। राघव खुशी को देखने लगता है, जिसने लाल रंग का सूट पहना था, बालों को ऊपर से जूड़ा बनाया हुआ था और उसके दोनों हाथ में बेसन लगा हुआ था। साथ में थोड़ा उसके गाल पर भी लगा हुआ था, जिससे पता चल रहा था कि वो किचन में खाना बना रही थी। राघव उसे देखकर कहता है, तुम खाना क्यों बना रही हो? खुशी ने जवाब दिया, अरे काका हॉस्पिटल में हैं और आप मेरे और काका के अलावा किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं करते ना, इसीलिए। इतना बोल के वो चुप होके राघव को देखने लगती है। राघव उसकी आंखों में देखने लगता है पर कुछ नहीं बोलता। तभी कुछ जलने की स्मेल आती है तो खुशी जल्दी से भागते हुए किचन में जाती है। उसे ऐसे भागता देख राघव भी उसके पीछे जाता है तो देखता है खुशी के बनाए हुए पकोड़े जल चुके थे। खुशी राघव को देखकर कहती है, आपकी वजह से मेरे बनाए हुए पकोड़े जल गए। खुशी की बात सुनकर राघव उसके पास आने लगता है तो खुशी थोड़ा डर जाती है। राघव उसके गाल से बेसन साफ करते हुए कहता है, दो मैं बना देता हूँ। इतना बोल वो अपना कोट निकालकर अंदर पहने शर्ट की स्लीव कोहनी तक मोड़ के खुशी के पीछे खड़ा होकर उसके साथ पकोड़े बनाने लगता है। वहीं खुशी राघव की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी, जिस वजह से वो सिहर रही थी। राघव खुशी के पीछे खड़ा होके उसके हाथों को अपने हाथ से पकड़ तेल में पकोड़े डाल रहा था। इस दौरान खुशी के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी, पर वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। कुछ देर में पकोड़े बन जाते हैं, पर राघव की व्हाइट शर्ट अब बेसन से खराब हो गई थी। राघव खुशी को वैसे ही पकड़ अपने हाथ वॉश करता है कि खुशी बस इंतजार कर रही थी कि कब राघव उसे छोड़ेगा, पर राघव वैसे ही खड़ा रहा और उसके हाथ अब खुशी के कमर पर थे। राघव ने अपना सिर खुशी के कंधे पर रखा और अपनी गर्म सांसें उसके गर्दन पर छोड़ने लगा। उसकी गर्म सांसें महसूस कर खुशी खुद में सिमटती जा रही थी। आखिर में राघव ने अपने होंठ उसके गर्दन पर रख दिए, जिससे खुशी की आंखें बंद हो गई और उसने अपने हाथ में कस के अपना ड्रेस पकड़ लिया। राघव ने उसकी हालत देखी और मुस्कुरा के उससे अलग हो गया और किचन से बाहर चला गया। ऐसे ही रात के वक्त सब डिनर करके अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह का वक्त अचानक एक तेज आवाज होती है, जिसकी वजह से अपने कमरे में सो रहा राघव उसकी नींद खुल जाती है। राघव कमरे से बाहर आके देखता है तो हॉल में बहुत सारे लोग खड़े थे और सोफे पर आलेख बैठा सिगार पी रहा था। उसके आदमियों ने खुशी को पकड़ रखा था और खुशी उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर राघव भागता हुआ नीचे आता है। राघव आलेख के सामने खड़े होकर गुस्से से कहता है, सोना को छोड़ दो। राघव की बात सुनकर आलेख अपनी सिगार नीचे फेंक पैरों से मसल के राघव के करीब आके कहता है, तुझे क्या लगा तू उसे छुपा के रखेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे तो सब पता था, मैं बस देखना चाहता था कि तू। खुशी की तरफ उंगली से इशारा करके वो कहता है कि तू लड़की को मुझे देता है या नहीं, पर जब तू इसे लेके नहीं आया तो मैं ही इसे लेने आ गया। आलेख की बात सुनकर राघव उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब आलेख के आदमी उसे पकड़ लेते हैं।
राघव उनसे छूटने के लिए छटपटाने लगता है। आलेख उसे इग्नोर कर खुशी के पास आके उसके चेहरे को पकड़ कहता है, अब ये मेरी है। इतना बोल के वो खुशी का चेहरा छोड़ अपने आदमियों को खुशी को अपने साथ ले चलने के लिए कहता है। वहीं उसकी बात सुनकर खुशी चिल्लाने लगती है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। राघव अभी भी उन आदमियों से छूटने की कोशिश कर रहा था, पर छूट नहीं पाता। वहीं आलेख के आदमी राघव को जमीन पर पेट के बल लिटाकर दबा देते हैं और यहाँ खुशी को नाटक करता देख आलेख आगे बढ़कर खुशी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए राघव से दूर लेके जाने लगता है। खुशी को खुद से दूर जाता देख राघव तड़प उठता है। वही खुशी भी बार बार राघव को आवाज दे रही थी। आखिर में आलेख खुशी को गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर वहां से लेकर चला जाता है और राघव जोर से खुशी का नाम लेके चिल्लाते हुए अपने बेड पर से उठता है। राघव यहाँ वहाँ देखता है तो उसके कमरे में ही था वो, और पसीने से भीग चुका था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। राघव लाइट चालू करके घड़ी में टाइम देखता है तो अभी रात के 2 बज रहे थे। राघव जल्दी से अपने बेड से उठकर कमरे से बाहर निकलकर सीधा खुशी के कमरे के पास जाता है। राघव दरवाजा खोलकर सीधा अंदर जाता है। राघव अंदर आके देखता है तो खुशी आराम से सो रही थी। उसे सोता देखकर अपने चेहरे पर हाथ फेर राघव गहरी सांस लेता है। राघव समझ जाता है कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। राघव अपने कदम खुशी के बेड की तरफ बढ़ाता है और उसके बगल में लेट जाता है। राघव खुशी के बगल में लेटकर उसे खींच के अपनी बाहों में भर के उसके माथे को चूम कर मन में बोलता है, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर वो खुशी को और कस के बाहों में जकड़ लेता है। वहीं खुशी भी नींद में खुद को उसकी बाहों में एडजस्ट कर लेती है। राघव खुशी के चेहरे को ही देख रहा था। सुबह का वक्त, बाहर चलती हवा की वजह से खिड़की के पर्दे हिल रहे थे और उनसे छनके धूप खुशी के कमरे में आ रही थी। तभी खुशी धीरे धीरे नींद से जागती है। खुशी अपनी आंखें मसलती है, फिर खोलकर देखती है तो उसके सामने राघव का चेहरा था। खुशी उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा देती है। वहीं राघव जो उसे ही देख रहा था वो खुशी के गाल पर किस करके गुड मॉर्निंग कहता है। राघव के किस करने से खुशी होश में आती है और हैरान होकर राघव को देखती है। तो वो कमरे को ध्यान से देखती है तो वो अपने ही कमरे में थी। बस राघव उसके साथ उसके कमरे में उसके बेड पर था और उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए था। खुशी हैरानी से कहती है, आप यहाँ? ये बोलते हुए वो राघव से दूर हटने लगती है तो राघव उसे पकड़कर अपने नीचे कर उसके ऊपर आ जाता है। राघव की इस हरकत से खुशी चौंक जाती है। राघव खुशी की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझसे दूर जाने का सोचना भी नहीं। राघव की बात सुनकर खुशी देखने लगती है और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज धड़कने लगती है। राघव खुशी के माथे को चूम कर बोलता है, मुझसे शादी करोगी? राघव का सवाल सुन खुशी शॉक्ड हो जाती है, उसे देखने लगती है। वही राघव आगे बोलता है, बोलो सोना, करोगी मुझसे शादी? बनोगी राघव की दुल्हनिया? राघव ये सब पूछकर खुशी के जवाब का इंतजार कर रहा था, पर खुशी बस राघव को ही देख रही थी। राघव भी खुशी को ही देख रहा था। खुशी की खामोशी राघव को बेचैन कर रही थी। राघव निराश होके जैसे ही खुशी के ऊपर से हटने लगता है उसके कानों में खुशी की प्यारी सी आवाज आती है, हाँ। खुशी का जवाब सुन राघव उसे देखने लगता है। राघव के देखने से खुशी अपनी नजरें झुका लेती है, जिसे देखकर राघव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राघव जल्दी से खुशी के गाल को चूम कर बोलता है, तो जल्दी तैयार हो जाओ, हम आज ही शादी करेंगे। राघव की बात सुनकर खुशी शॉक्ड होकर उसे देखने लगती है तो राघव बस मुस्कुरा देता है। खुशी शॉक्ड होकर कहती है, आज ही? इतनी 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 जल्दी क्यों? राघव खुशी के ऊपर से हटके उसे उठा के बैठ जाता है और फिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम के बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। खुशी ध्यान से राघव की आंखों में देखती है तो उसे राघव की आंखों में डर दिखता है। राघव खुशी से दूर होके कहता है,
तुम फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें तैयार करने एक लड़की आ जाएगी। इतना बोलकर राघव कमरे से बाहर चले जाता है। राघव के जाते ही खुशी किसी सोच में गुम हो जाती है। यहाँ राघव अपने कमरे में आके साजन और पिचकू को बुलाता है। कुछ ही देर में साजन और पिचकू राघव के कमरे में आते हैं तो राघव उसे देख के कहता है, मैं आज शादी कर रहा हूँ। राघव की बात सुनकर साजन और पिचकू को झटका लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर राघव को। पिचकू कुछ सोच के कहता है, भाई आप शादी किससे कर रहे हैं? पिचकू के सवाल पर राघव और साजन उसे ऐसे देखते हैं जैसे उनके सामने कोई पागल हो। वही पिचकू को जवाब पता था, पर फिर भी वो जवाब राघव के मुंह से सुनना चाहता था। राघव अपनी कठोर नजरों से उसे देखते हुए कहता है, खुशी से। राघव का जवाब सुन पिचकू का मुंह बन जाता है। वहीं साजन राघव को ध्यान से देखने लगता है। राघव की आंखें देख वो समझ जाता है कि वो रात भर सोया नहीं है। साजन को आलेख के साथ हुई कल की मीटिंग याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि राघव ऐसा क्यों कर रहा है। राघव आगे बोलता है, साजन, कोर्ट और मंदिर में सारा इंतजाम तुम देख लेना, और पिचकू तुम शादी के कपड़े और बाकी सारी चीजें देख लेना। दोनों अपना सिर हिला देते हैं। साजन कहता है, भाई तो कोर्ट से कौन सी तारीख लूं? राघव साजन को देखकर कहता है, आज दोपहर की। राघव की बात सुनकर साजन और पिचकू दोनों को दूसरा झटका लगता है। दोनों राघव के इस फैसले से हैरान थे। साजन परेशान होकर कहता है, भाई पर इतनी जल्दी? इसके आगे के शब्द दोनों के मुंह में ही रह गए, क्योंकि राघव कठोर नजरों से दोनों को घूरने लगता है और कठोर आवाज में कहता है, तुम दोनों के पास बस 2 घंटे हैं। राघव की बात सुनकर साजन और पिचकू दोनों अपना सिर झुका के कहते हैं, ठीक है भाई, बोल के चले जाते हैं। राघव भी तैयार होने चले जाता है। दूसरी ओर आलेख अपने कमरे में विंडो से बाहर देख रहा था। इस वक्त वो शर्टलेस था। उसने सिर्फ लोअर पहना हुआ था, जिस वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी साफ दिख रही थी। उसके हाथ में सिगरेट थी और बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें देखकर लग रहा था कि वो अभी सोकर उठा है। तभी कोई आकर उसे पीछे से गले लगा लेता है और उसके हाथ आलेख के सीने पर थे। उसके वो गोरे और नाजुक हाथ देखकर पता चल रहा था कि वो लड़की है। लड़की ने इस वक्त अपने बदन पर सिर्फ चादर लपेट रखा था। लड़की आलेख के पीठ पर किस करके कहती है, डार्लिंग, तुम तो बहुत जल्दी उठ गए। उसकी बात सुनकर आलेख मुस्कुराकर अपनी सिगरेट खत्म करके लड़की की तरफ पलट के कहता है, मुझे जल्दी उठने की आदत है। आलेख की बात सुनकर लड़की उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे तो लगा था कि कल रात इतनी मेहनत के बाद तुम काफी थक गए होगे। आलेख उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करके कहता है, मुझे उकसा रही हो? आलेख की बात सुनकर लड़की सिडक्टिव तरीके से हंसने लगती है, तो आलेख उसकी चादर खींच के हटा देता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। कुछ ही देर में दोनों बेड पर थे और लड़की की सिसकियां पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। राघव का घर। यहाँ राघव और खुशी की शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। दोनों के कपड़े भी आ गए थे। पार्लर वाली लड़कियां खुशी को तैयार कर रही थी। वहीं राघव अपनी गोल्डन रंग की शेरवानी के साथ लाल रंग का चूड़ीदार पैजामा पहन के तैयार था। साजन और पिचकू राघव के कमरे में आते हैं। राघव को तैयार देख दोनों मुस्कुरा देते हैं। राघव भी उन दोनों को देखता है। जहां साजन ने लाल रंग का और पिचकू ने पीले रंग का कुर्ता पहना था। दोनों राघव के पास आकर कहते हैं, भाई चलें, देर हो रही है। राघव अपना सिर हिला देता है और उन दोनों के साथ खुशी के कमरे की तरफ चला जाता है। राघव खुशी के कमरे के पास आके डोर नॉक करता है तो एक लड़की डोर खोलती है। राघव उसे देखकर कहता है, खुशी? लड़की मुस्कुरा के अंदर चली जाती है और खुशी को अपने साथ लाती है। राघव खुशी को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। खुशी ने सुर्ख लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था। उसने अपने लंबे काले बालों की चोटी बना रखी थी। माथे पर मांग टीका, उसकी नीली आंखों में गहरा काजल, गले में हार, उसके साथ मैचिंग कानों में बड़े झुमके, नाक में नथ, होठों पर लाल लिपस्टिक, हाथों में चूड़ा और कमर में
कमरबंद पहना था। उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। खुशी को लाके राघव के सामने खड़ा करते हैं। राघव खुशी को देखता है, जिसकी नजरें झुकी हुई थी। राघव अपना एक हाथ उसके आगे करता है तो खुशी भी अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है, पर वो अपनी नजरें उठाकर उसे देखती नहीं है। राघव खुशी को लेकर साजन और पिचकू के साथ नीचे आके अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आलेख अपने रूम में उस लड़की को अपनी बाहों में लिए सोया हुआ था। तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। आलेख अपनी आंखें खोलकर पहले उस लड़की को अच्छे से चादर ओढ़ाकर अपने कपड़े पहनकर डोर खोलता है। सामने उसका आदमी खड़ा था। उसे देखकर आलेख कहता है, क्या हुआ? आदमी कहता है, सर, राघव शादी कर रहा है। उस आदमी की बात सुनकर आलेख के माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो अपनी कठोर आवाज में बोलता है, गाड़ी तैयार करो। इतना बोल के वो अंदर जाता है और उस लड़की के पास जाके कहता है, शरण्या उठो। आलेख की आवाज सुन लड़की अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती है तो आलेख बोलता है, राघव शादी कर रहा है। इतना बोल के वो कुछ पल रुककर आगे बोलता है, खुशी के साथ। आलेख की बात सुन शरण्या की आंखें बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से उठ जाती है। आलेख उसे देखकर कहता है, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें उनकी शादी पूरी होने से पहले वहां पहुंचना है। शरण्या अपना सिर हिलाकर सीधा बाथरूम में चले जाती है। यहाँ साजन कार ड्राइव कर रहा था। उसके साथ पिचकू बैठा हुआ था तो राघव और खुशी पीछे बैठे हुए थे। उनके कार के आगे 2 कार और पीछे 2 कार थी। राघव ने शादी को सीक्रेट रखा हुआ था, पर उसे डर था कि कहीं उसके किसी दुश्मन को भनक न लग जाए, इसीलिए सिक्योरिटी जरूरी थी। कुछ देर में उनकी कार एक मंदिर के सामने रुकती है। कार रुकते ही राघव के आदमी बाहर निकलकर पहले हर एक जगह को चेक करते हैं, फिर साजन को इशारा करते हैं। इशारा मिलते ही साजन और पिचकू बाहर निकलते हैं। उसके बाद राघव की साइड का डोर खोलते हैं। राघव कार से नीचे उतरकर खुशी का हाथ पकड़ उसे बाहर उतारकर मंदिर की तरफ बढ़ जाता है। दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। साजन पंडित जी से बातें करने जाता है, फिर राघव और खुशी को अंदर आने को कहता है। पंडित जी राघव से कहते हैं, आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं ना? पंडित जी का सवाल सुनकर राघव अपना सिर हिला देता है तो पंडित जी खुशी के पास आके कहते हैं, बेटा, तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हो ना? खुशी कुछ देर चुप रहती है, फिर अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो पंडित जी उसके सिर पर हाथ रखकर दोनों को शादी के मंडप में बैठने को कहते हैं। दोनों शादी के मंडप में बैठ जाते हैं। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ शादी की रस्में शुरू करते हैं। फिर दोनों को खड़े होकर एक दूसरे को वरमाला पहनाने को कहते हैं। राघव खुद खड़ा होकर खुशी की खड़े होने में मदद करता है। फिर वो खुशी के गले में वरमाला पहना देता है। राघव के बाद खुशी भी राघव को वरमाला पहना देती है, पर अभी उसकी नजरें झुकी हुई थी। पंडित जी दोनों को फिर से बैठने के लिए कहते हैं और फिर कुछ मंत्र बोलने के बाद कहते हैं, कन्यादान के लिए आगे आइए। कन्यादान का नाम सुनकर सब चौंक जाते हैं। वही खुशी की आंखें नम हो जाती है। तभी साजन आके बोलता है, पंडित जी, मैं करूंगा कन्यादान। साजन की बात सुनकर राघव और खुशी उसे देखने लगते हैं तो साजन उन दोनों को मुस्कुरा कर देखता है। पंडित जी कहते हैं, तो आप कन्या के क्या लगते हैं? साजन मुस्कुरा के कहता है, मैं कन्या का बड़ा भाई हूँ। पंडित जी मुस्कुरा के उसे रस्म के लिए बैठने को कहते हैं, पर इससे पहले की रस्म होती वहां एक सख्त आवाज आती है, रुक जाओ। सब आवाज सुन के आवाज की तरफ देखते हैं तो आलेख अपने आदमियों के साथ खड़ा था। उसे देखकर राघव की आंखें छोटी हो जाती है, पर अगले ही पल वो चौंक जाता है जब आलेख के साथ वो शरण्या को देखता है। आलेख और शरण्या दोनों चल के मंदिर के अंदर आते हैं और आलेख अपनी कठोर आवाज में बोलता है, ये शादी नहीं हो सकती। आलेख की बात सुनकर राघव और खुशी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। वहीं राघव कस के खुशी का हाथ पकड़ लेता है।
वहीं आलेख की नजर जब खुशी पर जाती है तो उसकी कठोर नजरें नॉर्मल हो जाती है। राघव जब देखता है कि आलेख की नजर खुशी पर है तो वो खुद आलेख और खुशी के बीच में आ जाता है। राघव को देख एक बार फिर आलेख की नजर कठोर हो जाती है। राघव आलेख को घूरते हुए कहता है, ये शादी हो के रहेगी। आलेख कहता है, मैं भी देखता हूँ ये शादी मेरे बिना कैसे होगी। राघव को आलेख की बात कुछ समझ नहीं आती है। तभी पंडित जी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ये शादी क्यों रोक रहे हो? आलेख कहता है, पंडित जी इस शादी में कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए मैं ये शादी रोक रहा हूँ। आलेख की बात सुनकर राघव गुस्से से कहता है, शादी मेरी और सोना की मर्जी से हो रही है, तो तुम ये शादी रोकने वाले होते कौन और किस हक से ये शादी रोक रहे हो? राघव की बात सुनकर आलेख गुस्से से चिल्ला के कहता है, पूरा हक है मुझे ये शादी रोकने का, समझे? राघव भी गुस्से से उसकी कॉलर पकड़कर कहता है, कोई हक नहीं है तुम्हें मेरी शादी रोकने का, समझे? राघव का गुस्सा देखकर खुशी भी डर रही थी। वहीं राघव के हाथ अपने कॉलर पर देख आलेख गुस्से से उसके हाथ को झटका कर चीख कर कहता है, पूरा हक है मुझे ये शादी रोकने का। आलेख की बात सुनकर राघव कहता है, क्यों, क्या हक है तेरा? आलेख राघव का कॉलर पकड़कर कहता है, बहन है वो मेरी। आलेख की बात सुनकर राघव खुशी के साथ साजन और पिचकू भी शॉक्ड होकर उसको देखने लगते हैं। वहीं आलेख आगे बोलता है, बड़ा भाई हूं मैं उसका और पूरा हक है मेरा उस पर। राघव की बात सुनकर सबको झटका लगता है। राघव आलेख को अपने से दूर कर कहता है, झूठ बोल रहा है तू, सोना का कोई भाई नहीं है। खुशी भी आगे आके कहती है, हाँ मेरा कोई भाई नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। उसकी बात सुनकर आलेख खुशी को शांति से देखकर कहता है, तुम मेरी बुआ की बेटी हो खुशी। आलेख की बात सुनकर खुशी की आंखें बड़ी हो जाती है। वहीं आलेख राघव को देखकर कहता है, बाबा की नातिन है खुशी। आलेख की बात सुनकर राघव के साथ सब हैरान थे। खुशी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो आलेख उसके पास आके कहता है, जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, पहले घर चलो। इतना बोलकर वो खुशी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। तभी राघव खुशी का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। आलेख रुककर राघव को देखने लगता है तो राघव बोलता है, खुशी मेरी होने वाली बीवी है, तो जब तक शादी नहीं हो जाती वो कहीं नहीं जाएगी। आलेख कुछ बोलने वाला होता है तो खुशी उसे देखकर कहती है, मुझे ये शादी करनी है। खुशी की बात सुनकर आलेख कुछ बोल नहीं पाता। तभी शरण्या आलेख का हाथ पकड़ लेती है। आलेख उसे देखने लगता है तो शरण्या अपनी पलकें झपकाकर उसे इशारा करती है तो आलेख खुशी का हाथ छोड़ देता है। आलेख के हाथ छोड़ते ही राघव खुशी को लेके फिर से मंडप में बैठ जाता है। साजन पंडित जी को फिर से रस्म शुरू करने को कहते हैं तो पंडित जी उसे कन्यादान के लिए आगे बुलाते हैं, पर आलेख साजन को रोककर पंडित जी से बोलता है, खुशी का कन्यादान मैं और उसकी भाभी करेंगे। इतना बोलकर वो और शरण्या आगे आके खुशी का कन्यादान करते हैं। कन्यादान के बाद 7 फेरों की रस्म शुरू होती है, जहां राघव और खुशी एक दूसरे का हाथ पकड़ 7 फेरों की रस्म यानी 7 वचन देते हैं। उसके बाद राघव खुशी के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, फिर सिक्के में सिंदूर लेके खुशी की मांग में भरता है। राघव के सिंदूर भरते ही खुशी की आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गाल पर लुढ़क जाती है और वो अपनी नजरें उठाकर राघव को देखती है। इस पूरे शादी के वक्त खुशी ने राघव की तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा था। तभी पंडित जी बोलते हैं, विवाह संपन्न हुआ। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, पर आलेख का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वहीं राघव खुशी के माथे को चूम लेता है और खुशी उसके सीने पर अपना सिर रख देती है।
भगवान और पंडित जी का आशीर्वाद लेके सब घर के लिए निकल जाते हैं। सभी कार राघव के घर के सामने रुकती है। राघव और खुशी साजन और पिचकू के साथ कार से बाहर आते हैं। वहीं राघव और शरण्या भी कार से उतरते हैं। सभी घर की तरफ बढ़ जाते हैं, पर दरवाजे पर पहुंचकर शरण्या आगे आके राघव और खुशी को रोक देती है। फिर वो साजन और पिचकू के साथ घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर में तीनों मुस्कुरा के आते हैं। जहाँ शरण्या के हाथ में आरती की थाल थी, वहीं पिचकू के हाथ में चावल से भरा कलश और साजन के हाथ में कुमकुम के पानी से भरी बड़ी सी थाल थी। शरण्या राघव और खुशी के सामने आकर उन दोनों को टीका लगाकर उनकी आरती करती है और पिचकू को देखती है तो पिचकू चावल का कलश खुशी के सामने रखता है और बोलता है, वेलकम भाभी। उसके मुंह से अपने लिए भाभी शब्द सुनकर खुशी हैरानी से उसे देखने लग जाती है। आखिरकार जब से वो दोनों मिले थे बस झगड़े ही हुए थे दोनों में, और पिचकू हमेशा उसे ये लड़की वो लड़की ही बुलाता था, पर आज उसके मुंह से खुद के लिए भाभी शब्द सुनकर खुशी थोड़ा इमोशनल भी हो रही थी। वहीं पिचकू के बाद साजन भी मुस्कुरा के कुमकुम की थाल रख देता है। तभी शरण्या बोलती है, इस कलश को अपने पैर से गिराकर इस कुमकुम की थाल में पैर रखकर अंदर आओ। खुशी वैसा ही करती है। पहले चावल के कलश को अपने पैर से गिराकर कुमकुम के थाल में पैर रख के अंदर आती है। उसके आते ही शरण्या उसे लेकर मंदिर में दिया जलाने को कहती है। उसके बाद सब हॉल में सोफे पर बैठ जाते हैं। आलेख खुशी का भाई है और शरण्या आलेख की पत्नी और खुशी की भाभी भी है। ये जान के किस किस को झटका लगा। राघव के घर में सब हॉल में एक साथ बैठे हुए थे। वहीं राघव और खुशी आलेख के बोलने का इंतजार कर रहे थे। आलेख गहरी सांसें लेकर कहता है, खुशी की माँ नीता मेरी बुआ है। बाबा की इकलौती बेटी थी नीता बुआ, पर उन्हें खुशी के बाबा से प्यार हो गया। देव यानी खुशी के बाबा फूफा जी एक नॉर्मल आदमी थे, वही बाबा एक डॉन, जिस वजह से बाबा उनके रिश्ते के खिलाफ थे। इसीलिए नीता बुआ ने देव फूफा से भागकर शादी कर ली। दोनों की शादी के बाद नीता बुआ से सारे रिश्ते तोड़ दिए गए, पर बाबा को हमेशा उनकी याद आती थी। अचानक 2 साल बाद बाबा को नीता बुआ के बारे में खबर मिली कि वो पुणे में देव फूफा के साथ रह रही हैं और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही हैं। बाबा उनसे मिलना चाहते थे, पर वो नहीं चाहते थे कि बुआ का प्यारा परिवार उनकी दुश्मन की नजरों में आए। इसीलिए उन्होंने उनकी कोई खबर रखनी बंद कर दी थी। अचानक पिछले साल देव फूफा का कॉल बाबा को आया। उन्होंने बताया कि नीता बुआ की मौत हो गई है और उनकी मौत के बाद उनकी बेटी खुशी अकेले हो जाएगी, तो हम उसे ले जाएं। उनकी बात सुनकर बाबा का दिल दर्द से भर गया और उन्होंने अपने आदमी को खुशी को लाने के लिए भेज दिया। पर हमारे आदमी जब तक वहां पहुंच पाते, खुशी कहीं चली गई थी। पता करने पर पता चला कि उसकी चाची उसे ले गई है, पर हमें ये नहीं पता था कि उसकी चाची और खुशी कहाँ हैं। हमने खुशी को हर जगह ढूंढा, पर वो हमें नहीं मिली। ऐसे ही कुछ महीने बीतने के बाद हमारे एक आदमी ने बताया कि खुशी मुंबई में है। हमारे आदमी को उस्मान के बारे में पता चला, तो हमने खुशी को ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट उसे दे दिया। पर परसों ही हमें खबर मिली कि राघव ने उसे मार दिया है, तो मैं मुंबई के लिए निकल आया। यहाँ आके मुझे पता चला कि खुशी राघव के साथ उसके घर में रहती है और राघव ने उस्मान को भी खुशी के लिए मारा था। तो मैंने राघव को बुलाया और उसे कॉन्ट्रैक्ट की बात कही। मैं बस जानना चाहता था कि राघव ने खुशी को अपने पास क्यों रखा है। पर आज सुबह मुझे पता चला कि राघव खुशी से शादी कर रहा है। तब मेरा दिमाग ठनक गया और बाकी जो कुछ भी हुआ वो सब आपको पता है। इतना बोलकर आलेख ने अपनी सिगरेट निकालकर मुंह में जलाकर रख दी। तभी पिचकू बोला, मेरा एक सवाल है। उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे, तो पिचकू आगे बोला, क्या आप और राघव भाई एक दूसरे को पहले से जानते हो? उसका सवाल सुनकर राघव और आलेख एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो शरण्या मुस्कुरा के कहती है, हाँ, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी बात सुनकर खुशी कहती है, थे मतलब? अब नहीं है?
खुशी की बात सुनकर आलेख और राघव एक दूसरे से नजरें हटा लेते हैं। वहीं शरण्या का चेहरा भी उतर जाता है तो खुशी कहती है, क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? उसकी बात सुनकर शरण्या कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक गलत फहमी की वजह से दोनों एक दूसरे से नाराज थे, पर अब नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में जीजा साले का रिश्ता जो जुड़ गया है। इतना बोलकर वो हंसने लगती है तो खुशी भी मुस्कुरा देती है। उसके बाद सब रात का खाना खाते हैं और शरण्या खुशी को राघव के कमरे में लेकर आती है। खुशी जैसे ही कमरा देखती है उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। कमरे में खुशबू वाली कैंडल्स जल रही थी। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। ये नजारा देखकर खुशी की आंखें बड़ी हो गई। शरण्या खुशी को ले जाकर बेड पर बिठा देती है और उसका चेहरा घूंघट से ढक देती है। यहाँ राघव और आलेख टेरेस पर खड़े थे। दोनों के हाथों में सिगरेट थी। दोनों ही सामने देख रहे थे। तभी आलेख बोलता है, तुम खुशी से कितना प्यार करते हो? उसके सवाल पर राघव बिना उसे देखे कहता है, जितना तुम शरण्या से करते हो उससे भी ज्यादा। उसकी बात सुनकर आलेख फीका मुस्कुरा देता है और आगे बोलता है, उसे कभी हर्ट मत करना राघव। फिर राघव कहता है, मेरी जान है वो, उसके आंसू मेरे दिल को तोड़ते हैं, तो मैं उसे हर्ट कैसे कर सकता हूं? उसकी बात सुनकर आलेख उसे देखकर कहता है, जानता हूं तुम उसे बहुत खुश रखोगे, इसीलिए तो शादी करवाई तुम दोनों की। राघव आलेख को देखकर कहता है, तुम मेरी शादी खुशी से होने से रोक भी नहीं सकते थे। वो अभी बात कर ही रहे थे कि तभी शरण्या वहां आती है। शरण्या कहती है, तो आप दोनों यहाँ हो? उसकी आवाज सुनकर आलेख और राघव दोनों उसकी तरफ पलटते हैं। शरण्या उनके पास आके राघव से कहती है, राघव तुम जाओ अपने कमरे में। और आलेख को देखकर कहती है, और आप मेरे साथ चलिए। इतना बोल के वो आलेख का हाथ पकड़कर नीचे लेके जाती है। वहीं राघव भी अपनी सिगरेट बुझा के अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। राघव जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो सामने का नजारा देखकर उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। उसके सामने कमरा पूरा सजा धजा तैयार था। लाइट डिम थी और बेड पर खुशी घूंघट लिए बैठी हुई थी। राघव दरवाजा बंद करके खुशी की तरफ पलटता है। वहीं राघव को अपनी तरफ आता देखकर खुशी की दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। साथ ही उसकी पकड़ अपने लहंगे पर कस जाती है। राघव खुशी के पास आके बेड पर बैठ जाता है और उसकी तरफ देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका घूंघट उठा देता है। खुशी की नजरें झुकी हुई थी, जिस वजह से राघव को उस पर और प्यार आ रहा था। राघव अपने हाथ से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है। वो देखता है खुशी ने अपनी आंखें कस करके मींच ली थी और उसका बदन कांप रहा था, जिसे राघव भी महसूस कर रहा था। राघव धीमे से उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है और बोलता है, सो जाओ। इतना बोलकर वो वॉशरूम में चले जाता है और वहीं खुशी अपनी आंखें खोलकर हैरानी से उसे जाते हुए देखते रह जाती है। कुछ देर में राघव वॉशरूम से बाहर आता है। अब उसने कपड़े चेंज कर लिए थे और अब उसने सिर्फ लोअर पहना था। उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। वो बाहर आके देखता है तो खुशी ड्रेसिंग टेबल पर सामने बैठी हुई थी। उसने सिर्फ अपना दुपट्टा उतारा था, बाकी उसके गहने अभी भी उसने पहने हुए थे। खुशी राघव को देखकर अपनी नजरें झुकाकर अपने गहने खोलने लगती है। वो अपना मांग टीका, नथ और कान के झुमके निकाल देती है। उसके बाद जब वो अपने गले का नेकलेस निकालने लगती है तो वो उसके जूड़े में अटक जाता है। खुशी कोशिश करती है पर निकाल नहीं पाती है। तभी वो झुंझला के खींच देती है, जिस वजह से उसके बाल भी खींच जाते हैं और उसकी आह निकल जाती है। उसकी आह सुनकर राघव उसके पास आकर कहता है, रुको मैं निकाल देता हूँ। उसकी बात सुनकर खुशी अपने हाथ नीचे कर लेती है तो राघव पहले उसके बालों का जूड़ा खोलता है, जिससे उसके लंबे बाल उसके पीठ पर बिखर जाते हैं। उसके बाद राघव आराम से उसके गले से उसका नेकलेस निकालता है। ये सब करते हुए राघव की उंगलियां खुशी के पीठ से लगती है, जिस वजह से उसके बदन में करंट दौड़ जाता है।
राघव मिरर में देखता है कि खुशी की आंखें बंद है, तो वो उसके कान में धीमे से बोलता है, अब अपनी आंखें खोल सकती हो। राघव की गर्म सांसें अपने कान और गर्दन पर महसूस करके खुशी के दिल में अजीब सी फीलिंग होने लगती है। वहीं राघव इतना बोलकर उसके कंधे को चूमकर उससे दूर होने लगता है, पर इससे पहले वो दूर जाता खुशी उसका हाथ पकड़ लेती है। राघव उसे देखने लगता है तो खुशी उसके पास आके उसकी आंखों में देखते हुए अपने पंजों पर खड़ी होकर राघव के सख्त होठों पर अपने मुलायम होठ रख देती है। खुशी के ऐसा करते ही राघव शॉक्ड हो जाता है, पर जब तक उसे समझ आता है तब तक खुशी उसे दूर होके अपना सिर नीचे करके खड़ी हो जाती है। राघव उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर कहता है, क्या तुम सच में तैयार हो? राघव के सवाल पर खुशी अपना सिर हाँ में हिला देती है, तो राघव अपने होठ उसके होठों पर रख देता है। लगभग 5 मिनट के किस के बाद राघव उससे अलग होता है। जहाँ खुशी का चेहरा लाल और सांसें तेज थी, राघव उसे अपनी गोद में बिठाकर बेड पर लेके जाता है। राघव खुशी को बेड में लिटाकर लाइट्स बंद कर देता है। उसके बाद दोनों अपने प्यार में डूब जाते हैं। 7 साल बाद खुशी अपने हाथ में दूध का ग्लास लिए पूरे घर में घूम रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। आखिर में वो थक हार के हॉल में बैठकर राघव के पास आके उसके सामने दूध का ग्लास रखकर बोलती है, अब आप ही अपनी लाडली को दूध पिला दीजिए। उसकी बात सुनकर राघव मुस्कुरा कर कहता है, अच्छा ठीक है, आज शाम को हम घूमने जाने वाले हैं, पर अगर राशि को नहीं आना तो हम जाते हैं। उसके इतना बोलते ही पायल की छन छन की आवाज आने लगती है। राघव और खुशी उस ओर देखते हैं तो एक 5 साल की लड़की पिंक कलर की फ्रॉक पहने उनकी तरफ आ रही थी। उसके सिर पर 2 चोटी बनी हुई थी और उसमें गुड़ियों वाली रबर भी लगी हुई थी। वो धीरे धीरे चल के राघव के पास आके उसकी गोद में बैठ जाती है और बड़े ही प्यार से अपनी तोतली आवाज में बोलती है, दादा मुझे भी कुमी कुमी। उसकी बात सुनकर राघव दूध का गिलास लेते हुए कहता है, पहले इसे खत्म करो। राशि अपने नन्हे नन्हे हाथों से ग्लास पकड़कर पूरा दूध पी लेती है। उसे देखकर राघव और खुशी मुस्कुरा देते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।